नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस व्याख्यानमाला में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पाषाण युग की, पूरा पाषाण काल की, और फिर आगे हम लोग धीरे धीरे जैसा कि देखेंगे कि नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल की भी चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है कि पाषाण युग के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो उनकी शब्दावली है, उससे अपने को परिचित कराया जाए। पाषाण युग की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पाषाण युग इसे कहते क्यों हैं, और इस पाषाण युग में किस किस्म के औजार बनाए जाते थे, औजारों की बनाने की तकनीक क्या थी, इनके स्तरीकरण का क्या तरीका है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मोटे तौर पर इसलिए यह जो आज का व्याख्यान है वह शब्दावली और विधि, मेथोडोलॉजी और टर्मिनोलॉजी पर आधारित होगा। देखिए, स्टोन एज या पाषाण युग जिसको कहते हैं वो एक प्रकार से समय को विभाजित करने का तकनीकी आधार है, या एक तरह से कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डिवीजन ऑफ टाइम है। समय को, काल को हम कई आधारों पर विभाजित करते हैं, जैसे कि हम जियोलॉजिकल बेसिस पर, भूगर्भीय शास्त्र के आधार पर भी हम समय को विभाजित करते हैं। आपने अभी हमारी पिछली चर्चाओं में सुना होगा कि हमने पेलोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा की बातचीत की, जो एक तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी पीरियड के रूप में सामने आता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, ये जो चार डिवीजन हैं ये जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ टाइम है। समय को भूगर्भ के आधार पर बांटा गया है। इसी प्रकार जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ टाइम भी है कि किस प्रकार पृथ्वी पर विभिन्न जीव जंतु आए, और उन जीव जंतुओं के कालक्रम को देखकर भी हम उसको टाइम को डिवाइड करते हैं। पर ये जो स्टोन एज जब हम कहते हैं, स्टोन एज एक प्रकार से तकनीक के आधार पर समय को विभाजित करने की एक परंपरा है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों और 19वीं शताब्दी के आरंभ में डैनिश स्कॉलर थे डेनमार्क के P.F. शुम, SUHM, P.F. शुम और क्रिश्चियन थॉमसन। इन विद्वानों ने समय को विभाजित करने की यह प्रणाली प्रस्तावित की। उन्होंने कहा कि औजारों का, मनुष्य ने जो औजार बनाए हैं अतीत में, उसके 3 प्रमुख विभाजन हो सकते हैं। पहला स्टोन टूल्स, दूसरा ब्रॉन्ज टूल्स और तीसरा आयरन टूल्स, यानी कि पाषाण, पत्थर के औजार, कांसे के औजार और लोहे के औजार। ये जो 3 विभाजन हैं यह सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न 3 चरणों को प्रतिबिंबित करते हैं। 1863 ईस्वी में जॉन लुबॉक ने स्टोन एज को भी 2 मुख्य हिस्सों में बांटा। पहले को कहा पेलियोलिथिक, दूसरे कहा नियोलिथिक। पेलियो का अर्थ होता है पुराना, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पुराना पत्थर युग और नियो मतलब नया पत्थर युग, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। यह प्रस्ताव, यह योजना जॉन लुबॉक का है। बाद के दिनों में और हाल के दिनों में बल्कि कहा जा सकता है कि मेसोलिथिक पीरियड भी जोड़ा गया, MESOLITHIC। मेसोलिथिक माने मध्य पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच भी एक पाषाण काल देखा गया, जिसमें कि दोनों की कुछ कुछ विशिष्टताएं हैं। हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इसके विषय में। तो पेलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये 3 पाषाण युग आए। इसके बाद एक और स्टेज है जिसको कि चैल्कोलिथिक बोलते हैं।
यानी कि यह संक्रमण काल है ब्रोंज एज और स्टोन एज के बीच में। यह वह काल है जबकि कांसे के औजार भी बनने लगे थे और पत्थर के औजार भी चल रहे थे। और जब चैल्कोलिथिक पीरियड एक बार समाप्त होता है, ब्रोंज एज पूरी तरह आ जाता है, फिर उसके बाद संस्कृति सभ्यता का एक नया चरण शुरू होता है, जो कि हम लोग भारत के संदर्भ में हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल क्षेत्र है उसके रूप में देखते हैं। तो जॉन लुबॉक के इस विभाजन ने समय को तकनीक के आधार पर विभाजित करने की परंपरा को और बल दिया। इसके ठीक बाद एडवर्ड लैर्टेट EDOUARD लैर्टेट LARTET, इन्होंने पेलियोलिथिक को भी 3 भागों में विभाजित किया। जो पुरापाषाण काल है उसमें भी 3 स्तर इन्होंने गिनाए: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल, अपर, लोअर, मिडिल और अपर। यह जो विभाजन है वो मूल रूप से औजारों में होने वाले रूपांतरण को आधार बनाकर किया गया है। इस रूपांतरण में जो आसपास के जनजीवन में परिवर्तन हो रहा था और उससे जुड़ा हुआ जो टूल टाइप्स था उसके आधार पर यह किया गया है, यह विभाजन किया गया है। भारत में यदि हम लोग देखें तो भारत में भी पुरापाषाण काल को 3 स्तरों में बांटा जाता है: लोअर, मिडिल और अपर, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और उसके बाद फिर मेसोलिथिक और नियोलिथिक का समय आता है। यदि हम लोग कालक्रम को देखें तो भारत में आमतौर पर जो टाइम रेंज है, आमतौर पर यह आमतौर पर इसलिए कहा जा सकता है कि विभिन्न जो साइट्स हैं, स्थल हैं, उनमें अलग अलग अंतर भी देखा जा सकता है। लेकिन जो लोअर पेलियोलिथिक पीरियड है वो मोटे तौर पर 2MYA यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 20 लाख साल से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व तक का जो समय है वह करीब करीब लोअर पेलियोलिथिक पीरियड का है। यानी कि सर्वाधिक काल जो है वह लोअर पेलियोलिथिक का है, 19 लाख वर्षों तक चलने वाला। 20 लाख वर्ष पहले पूर्व से लेकर मात्र आज से 1 लाख वर्ष पूर्व के बीच का समय लोअर पेलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। उसके बाद जो मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड है यानी कि मध्य पुरापाषाण काल है, वह 1 लाख से लेकर 40,000 वर्षों का है। आज से 40,000 साल पूर्व तक, और उसकी ऊपरी सीमा जो है वो 1 लाख वर्ष, 1 लाख से 40,000 साल के बीच में मिडिल पेलियोलिथिक युग मानते हैं। और फिर 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी आज से पहले तक, बिफोर प्रेजेंट, BP, अपर पेलियोलिथिक का पीरियड आता है। आज से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 मिलियन ईयर्स से लेकर, यानी 20 लाख वर्षों से लेकर आज से महज 10-12 हज़ार साल पहले तक का जो काल था वह पेलियोलिथिक या पुरापाषाण काल था। अब आप समझ सकते हैं कि इस काल की कितनी बड़ी महत्ता है। मानव इतिहास में एक इतना छोटा सा चरण अभी बीता है जो कि पुरापाषाण काल के बाद का है। कई लाख वर्षों तक मनुष्य पत्थर के औजार बनाना और उसके आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित करना, इसका एक लंबा दौर अभी अभी गुजरा है लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक में। इसके बाद मेसोलिथिक और नियोलिथिक आज ये जाते हैं, जो कि पिछले
10-12 हज़ार वर्षों में ही ये दोनों ही काल हो गए हैं, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, और उसके बाद आप कह सकते हैं सिंधु घाटी जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, और उसके बाद फिर लौह युग और आज तक का एटॉमिक युग जिसको आप हम कह सकते हैं। ये सारा कुछ जो विकास क्रम हुआ है सिर्फ महज 10,000 सालों का है। उसके पहले का पूरा समय पूरा पाषाण काल का है। ये जो पूरा पाषाण काल है, इसकी मुख्य पहचान इसके औजारों के कारण है। टूल टाइप्स जो मनुष्य ने पहली बार प्रकृति से अपने को अलग किया, प्रकृति के अन्य प्रजातियों से अपने को अलग किया, उसमें सबसे बड़ा श्रेय इस बात को दिया जाता है कि यद्यपि टूल्स का इस्तेमाल, औजारों का इस्तेमाल अन्य जीव जंतु भी करते हैं, खासकर मनुष्य का जो सबसे निकटवर्ती स्पीसीज है, वानरों की कई प्रजातियां हैं जो कि कुछ न कुछ टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। डंडे को तोड़कर उसका इस्तेमाल कर लेना, पत्थर का इस्तेमाल कर लेना। लेकिन टूल्स जो अब हम लोग देख रहे हैं, औजार जो देख रहे हैं, उसके साथ सबसे खास बात यह है कि इसने मानव की वो क्षमता विकसित की जिसके तहत वो योजना बना सकता है, डिज़ाइन बना सकता है, प्लान कर सकता है। तो टूल्स बेसिकली ह्यूमन कैपेसिटी टू प्लान दिखाता है। ये दिखाता है कि मनुष्य एब्स्ट्रैक्शन में सोच सकता था। टूल के बनने के पहले, औजार के बनने के पहले अपने मस्तिष्क में उसका एक खाका खींच सकता था और उसके अनुरूप उस पत्थर को गढ़ सकता था। तो प्लानिंग और डिजाइनिंग ये एब्स्ट्रैक्शन के अमूर्त चिंतन के महत्वपूर्ण अंग बने, और यह एक प्रकार से वानर से नर बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुकाम साबित हुआ। हम लोग देखते हैं कि बेसिकली टूल्स जो हैं, पत्थर के जो औजार हैं, वो एक प्रकार से पत्थर को तोड़कर एक खास आकार में लाना और उस आकार के अतिरिक्त उस पर धार बनाना। या तो पॉइंट होगा एक सिरे पर, या दोनों सिरे पर, या एक सिरे पर धार होगा। तो नोक और धार ये दो चीज बनाने की जो प्रयास दिखाई देता है, शार्प एज एंड पॉइंटेड एंड्स, ये जो दोनों चीज दिखाई देता है, पत्थर में कैसे नोक तैयार किया जाए और पत्थर के पर कैसे धार तैयार किया जाए, यही टूल मेकिंग का मुख्य कार्य है, उसकी विधि है। ये जो टूल बनाए जाते हैं, इसमें पुरातत्वविदों ने 3 प्रमुख स्टेजेस देखे हैं, जिनको कि मोड 1, मोड 2 और मोड 3 टूल्स भी कहा जाता है। मोड 1 टूल्स, मोड 2 टूल्स, मोड 3 टूल्स। पत्थर के औजार इन 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। मोड 1 टूल्स क्या होते हैं? मोड 1 टूल्स वो हैं जिनको कि हम लोग पेबल टूल्स भी कहते हैं, यानी कि पत्थर का जो टुकड़ा है, पेबल, आपने देखा होगा कि नदी में घिसकर पत्थर कैसे गोल हो जाता है। उस गोल टुकड़े को उठाया और उसको ऐसे तोड़ा कि उसमें एक धार कहीं न कहीं इमर्ज करके आ जाए, टूट कर उसमें धार बन जाए, और उसी धार से ये काटने का काम लेते थे। किसी तरह के मीट चॉपिंग के लिए या और भी किसी चीज़ के लिए, काटने के लिए उसका उपयोग करते थे। तो ये पहला जो टूल है मोड 1 टूल्स, ये एक तरह का कोर टूल्स है। और कोर टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें कि पत्थर का मुख्य हिस्सा
जब आप पत्थर को हाथ में लेते हैं, एक पेबल लिया आपने, पेबल यानी कि जो नदी में गोलाकार गोलक पत्थर जो होते हैं, या और किसी जगह से छोटा एक पत्थर का टुकड़ा लिया। पत्थर के टुकड़े को लेकर के जब आप तोड़ते हैं तो इसके कई टुकड़े होंगे, उसमें जो सबसे बड़ा टुकड़ा रह जाएगा उसको कोर बोलते हैं। कोर, या हिंदी में उसको क्रोड़ भी बोलते हैं, क्रोड़। इस क्रोड़ को दूसरे पत्थर से या लकड़ी के टुकड़े से लेकर उस पर यदि मारते हैं और मारकर उसमें और हिस्से को झाड़ कर निकाल देते हैं ताकि उसको एक आकार दिया जा सके, तो ये एक नए किस्म की टूल की शुरुआत होती है। इसमें जो हिस्सा बड़ा रह गया उसको कोर बोलते हैं, और जो छोटा छोटा हिस्सा टूट कर निकलता है उसको फ्लेक बोलते हैं या शल्क बोलते हैं। FLAKE, फ्लेक, CORE, कोर। तो पत्थर के औजारों के बारे में जब आप बात करेंगे तो ये दो शब्द आपको याद रहने चाहिए, कोर और फ्लेक, क्रोड़ और शल्क। शल्क मतलब छिलका। तो कोर और फ्लेक ये दो मेन पार्ट हैं टूल मेकिंग के। जब आप गोलाकार पत्थर को लेकर उसको आप लकड़ी से या किसी चीज़ से, छोटे पत्थर से धीरे धीरे झाड़ेंगे तो उसके ऊपर गड्ढा जैसा बनेगा। छोटा छोटा पत्थर के चिप ऑफ करने से, टूट के निकलने से छोटा छोटा गड्ढा जैसा बनेगा। उसको कहते हैं आघात गोलक या बल्ब ऑफ परकसन। परकसन यानी कि उसके ऊपर छटाई, उसके ऊपर जो दबाव डालते हैं, तोड़ते हैं, उसके कारण बल्ब्स बनता है। बल्ब मतलब गहरा हिस्सा। तो आधार, ये जो बल्ब ऑफ परकसन है या जो कि आघात गोलक है, ये दोनों तरह का हो सकता है। नीचे धंसा हुआ भी हो सकता है, ऊपर उठा हुआ भी हो सकता है। तो धंसे हुए को ऋणात्मक आघात गोलक कहते हैं, और जो उठा हुआ होता है उसको धनात्मक आघात गोलक कहते हैं, या इसको फ्लेक स्कार्स भी कहते हैं। फ्लेक के टूटने से जो उसके ऊपर निशान रह जाता है उसको फ्लेक स्कार्स भी कहते हैं। तो पत्थर के औजार बनाने की जो सबसे पहली तकनीक जो कि पेबल टूल्स के साथ हमें दिखाई देती है, वह एक प्रकार से क्रोड़ को लेकर किसी और टुकड़े से उसको झाड़ना, और उससे बल्ब और परकसन बनता है, आघात गोलक बनते हैं, और एक उसके ऊपर धार बन जाती है जिससे कि काम किया जाता था, वर्किंग एज। और नीचे के हिस्से को वैसे ही छोड़ देते थे, पूरे पर काम नहीं करते थे। ये जो पहला मोड 1 टूल्स है, इसमें सिर्फ धार के ऊपर काम दिखाई देता है और नीचे का हिस्सा गोला चिकना वैसे ही दिखाई देगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री अब उपलब्ध है। जब आप पेबल टूल्स डालेंगे उसके ऊपर सर्च में, आराम से आपको दिखाई देगा कि ये पेबल टूल्स कैसे होते थे। वर्किंग एज, एंड जो दूसरा हिस्सा है वो अनटच्ड है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। जो दूसरी तकनीक है उसको हम लोग फ्लेक टूल्स कहते हैं। मोड 1 टूल्स हो गया पेबल टूल्स। मोड 2 टूल्स जो हैं वो फ्लेक टूल्स हैं, यानी कि वो ऐसे टूल्स हैं जो कि क्रोड या कोर, मुख्य जो कोर है उसके ऊपर नहीं बनाया जाता है, बल्कि जो हिस्सा टूट कर निकल गया छोटा सा, उसको फिर उपयोग में लाया जाता है। और मानव जाति को काफ़ी लंबा समय मिल लगा कि वह क्रोड से शल्क पर आए। ये दूसरे तरह का टूल्स है। इसमें अलग अलग तरह के आपको फिर श्रेणियाँ मिलेंगी जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो पहला है पेबल टूल्स, मोड 1 टूल्स। दूसरा है फ्लेक टूल्स। और मोड 3 टूल्स ऐसे टूल्स को बोलते हैं जिनको कि हम कह सकते हैं टूल मेकिंग टूल्स या माइक्रो टूल्स। एक मानव जाति विकास करते हुए एक ऐसी स्थिति में आ गया, खासकर पुरा पाषाण काल समाप्त होने के बाद और नव पाषाण काल के शुरू होते समय, जबकि अब मनुष्य औजार बनाने के लिए ही औजार बनाना शुरू कर दिया। यह विकास की एक नई अवस्था थी।
और इसीलिए पत्थर के औजारों को हम तीन इस श्रेणी में बनाने की तकनीक की दृष्टि से तीन श्रेणियों में बांटते हैं। मोड 1 टूल्स, मोड 2 टूल्स, मोड 3 टूल्स। मोड 1 टूल्स हैं पेबल टूल्स या कोर टूल्स बोलते हैं। जो दूसरा है उसको फ्लेक टूल्स बोलते हैं। मोड 2 टूल्स यानी कि फ्लेक टूल्स यानी कि शल्क औजार। और तीसरा जो है वह टूल मेकिंग टूल्स यानी औजार बनाने वाले औजार जब शुरू हुए तो यह विकास की एक नई कहानी इससे उत्पन्न हुई। ये जो बनाने का तरीका है इसमें तीन विधियों का उपयोग किया जाता है। तीन मुख्य टेक्निक हैं। पहले को कहते हैं डायरेक्ट परकशन, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट परकशन और तीसरे को कहते हैं प्रेशर एप्लीकेशन। डायरेक्ट परकशन क्या है? जिसमें कि लकड़ी या किसी चीज़ से आप सीधा के सीधा उसके ऊपर दबाव डालकर तोड़ते हैं। इनडायरेक्ट परकशन जो कि अप्रत्यक्ष रूप से उसको किनारे से करते हैं। और तीसरा है जो कि प्रेशर एप्लीकेशन है, जिसमें कि ठोकने की बजाय बहुत ही महीन ढंग से उसको प्रेशर लगा करके उसको तकनीक को अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बात है जो कि जब हम चर्चा करेंगे और पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थलों की चर्चा करेंगे तो उस समय इन शब्दावलियों को याद रखा जाना चाहिए। पेबल टूल्स, कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स, टूल मेकिंग टूल्स, माइक्रो टूल्स, ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। आइए हम अब आपको कुछ और शब्दों से परिचित कराते हैं। ये जो टूल बनाने की पद्धति है इसके कारण तो नाम पड़ते ही हैं। जैसे कि सबसे जो फेमस टूल हमें मिलता है वो है हैंड एक्स, हस्त कुठार। हैंड एक्स क्लीवर, CLEAVER, हैंड एक्स क्लीवर, जिसको बोलते हैं हस्त कुठार और विदारणी। हस्त कुठार और विदारणी। इसके पहले एक और स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं चॉपर चॉपिंग टूल्स। CHOPPER चॉपर, CHOPING चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग टूल्स, जिसको कि हम लोग खंडक गड़ासा, गड़ासा और खंडक कहते हैं हिंदी में। चॉपर को गड़ासा कहते हैं, चॉपिंग को खंडक कहते हैं। ये भी एक प्रकार का कोर टूल है। कोर टूल आप समझ रहे हैं, यानी कि पत्थर के मुख्य हिस्से से बनाया गया उपकरण है, औजार है, जिसको कि चॉपर चॉपिंग टूल्स कहते हैं। ये चॉपर चॉपिंग टूल्स यानी कि गड़ासा, खंडक, ये यूनिफेसियल होता है, यानी कि एक तरफ ही धार होता है इसके एक तरफ ही धार होता है और जिस तरफ धार होता है उससे वनस्पतियों को या मीट को, मांस को काटने की प्रकार की कोशिश की जाती होगी। तो चॉपर चॉपिंग टूल्स है। इसके बाद आपको हैंड एक्स और क्लीवर के बारे में मैंने बताया, हस्त कुठार और विदारणी। हैंड एक्स भी एक तरह का कोर टूल है जो कि त्रिभुजाकार है और त्रिभुजाकार का जो एक नीचे वाला हिस्सा वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, जहां से शायद उसको पकड़ा भी जाता था, और ऊपर का हिस्सा त्रिभुज का जैसे होता है वो नुकीला है। ये हैंडेक्स की खास बात है। हैंडेक्स भी एक तरह का कोर टूल है और इसमें जो मुख्य टूल है उसमें काफ़ी काम करके छटाई कर करके उसको एक शेप दिया जाता था, जिसमें एक रिज पैटर्न बनता है, उठा हुआ हिस्सा बनता है, और दूसरा फ्लैट या हल्का कॉनकेव जो है वो दिखाई देता है। तो ये दो मुख्य ग्रुप हैं, चॉपर चॉपिंग टूल्स और हैंड एक्स क्लीवर टूल्स। इसके बाद एक और इस शब्दावली में नाम है जो कि आप बार बार सुनेंगे, एशूलियन हैंड एक्स, एबेविलियन हैंड एक्स। एशूलियन हैंड एक्स एक प्रकार का एडवांस टूल है जो कि सिमेट्रिकल होता था, यानी कि उसमें जो आकार प्रकार है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसमें बैलेंस्ड है, संतुलित आकार प्रकार है। और जिस जगह पर खासकर लोअर पैलियोलिथिक से संबंधित
इस प्रकार के हस्तकुठार और क्लीवर, हस्तकुठार और विदारणी जो कि बहुत अच्छे तरह से सिमेट्री में बनाए गए हों, समभुज करके बनाए गए हों, बढ़िया तरीके से उनको आकार दिया गया हो, ऐसे साइट को हम लोग एशूलियन साइट बोलते हैं। एशूल दरअसल इंग्लैंड में एक फ्रांस में एक जगह है, एशूल और वेविल, ABEVILLIAN, एशूलियन और एविविलियन, ये दो नाम आते हैं जो कि फ्रांस के एक खास स्थल पर सबसे पहली बार ऐसे उपकरण मिले थे। तो उस उपकरण को उसी स्थान के नाम से जाना जाता है और इसीलिए एशूलियन हैंड एक्स हम कहते हैं। आर्कियोलॉजी में यह एक प्रथा है कि यदि किसी जगह पहली बार किसी खास किस्म का औजार मिलता है तो उस औजार को उसी जगह के नाम से नामांकित कर दिया जाता है। तो हम इसीलिए, है तो एशूल जगह फ्रांस में, लेकिन हम कहते हैं कि महाराष्ट्र से एशूलियन हैंड एक्स मिले हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे औजार फ्रांस में एशूल नाम के जगह पर मिले थे, वैसे ही औजार हमें महाराष्ट्र से भी मिले हैं। ये एक प्रकार से उसको चिन्हित करने और समझने का तरीका है जो कि विद्वान आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक जगह है इंग्लैंड में जिसको कि क्लैक्टन ऑन सी बोलते हैं, CLACTON, क्लैक्टन ऑन सी। वो क्लैक्टन में जो उपकरण मिले थे वो फ्लेक टूल्स मिले थे और वो काफ़ी पुराने थे, 4 लाख साल पुराने थे। ऐसे जो टूल्स जो कि इंग्लैंड में 4 लाख साल पहले मिले थे क्लैक्टन नामक स्थान पर, जो कि एक तरह के फ्लेक टूल्स हैं, इनको क्लैक्टोनियन टूल्स बोलते हैं। और इसी तरह से फ्रांस में एक और जगह है लेवलॉस, LEVALLOIS, फ्रेंच में इसे लेवलॉय ही बोलते होंगे। लेवलॉसियन जो टूल्स हैं वो कोर टूल्स हैं और ये 2 लाख साल पुराने हैं। इनको भी जो कोर पार्ट है, जो कोर है, कोर को प्रिपेयर करके, उनको तैयार करके इनको बनाया जाता था। तो अभी की शब्दावली में हमने देखा क्या सब है: कोर, फ्लेक, बल्ब और परकशन, क्लैक्टोनियन, लेवलोसियन, चॉपर चॉपिंग, हैंड एक्स, एशूलियन, एविविलियन। कुछ और शब्द हैं जिनको कि हम लोग यहाँ जानना चाहिए हमें, जैसे कि स्क्रैपर, स्क्रैपर को हिंदी में बोलते हैं खुरचनी। पॉइंट, पॉइंट को बोलते हैं वेधनी। ब्यूरिन, BURIN, ब्यूरिन, तक्षणी बोलते हैं इसको, तक्षणी। बोरर, BORER, बोरर, बोरर को वेधक बोलते हैं, वेधक। बाईफेस, BIFAC, बाईफेस, यानी किसी भी टूल में यदि 2 धार होता है उसको बाईफेस बोलते हैं या द्विधारी बोलते हैं। ऐसे फेस का मतलब यहाँ चेहरा नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये कुछ नाम हैं जो कि आगे हमें सुनने को बार बार मिलेंगे। ये कुछ टूल टाइप्स की यदि हम बात करें तो हमने मोड 1, मोड 2, मोड 3 टूल्स की बात की, जो कि पेबल टूल्स, फ्लेक या कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स एंड टूल मेकिंग टूल्स हैं। पूरा पाषाण काल में हमें टूल मेकिंग टूल्स नहीं मिलते हैं। पूरा पाषाण काल में हमें सबसे ज़्यादा कोर टूल्स मिलते हैं, मोड 1 टूल्स मिलते हैं। जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो धीरे धीरे फ्लेक टूल्स की संख्या बढ़ने लगती है, या पूरा पाषाण काल के अंतिम दिनों में फ्लेक टूल्स की संख्या बढ़ने लगती है। और जब नव पाषाण काल में आते हैं उस समय आकर हमें टूल मेकिंग टूल्स दिखने लगते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनसे आपको परिचित होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग आगे भी लगातार चर्चा करेंगे। ये बार बार आपके कानों में पड़ेंगे। हम लोग यदि देखें तो पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन का जो मेथडोलॉजी है, जो विद्वान उपयोग करते हैं, वह मूल रूप से
एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी का एक मिश्रित स्वरूप है। यानी कि आज जो, या अब बहुत निकट भविष्य तक, निकट अतीत तक जो कई जनजातियां रही हैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, वो पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल करती रही हैं, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करती रही हैं। तो उनको देखकर जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसको जो रिकॉर्ड किया गया है, या आज भी जो है उनको देखकर जो समझा जा सकता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी का विज्ञान अध्ययन करता है। और जो खुदाइयाँ होती हैं जिसमें कि भौतिक अवशेषों को पृथ्वी के गर्भ से निकाल कर अध्ययन किया जाता है, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। खासकर पुरापाषाण काल के जो अवशेष हैं वो नदी के तलहटों से मिलते हैं, नदियों के कछारों पर मिलते हैं, जो ख़ास तौर से रॉकी रिवर्स जो हैं, चट्टानी नदियों का जो चट्टानी पथ है, उन पथों के किनारे प्रायः मनुष्य भी आकर पत्थर वहीं के औजार बनाया करता था, इसलिए उसका एक जगह असेंबलेज मिलता है। ऐसे जगह जहाँ की पत्थर के बहुत सारे ऐसे टुकड़े मिले जो कि हथियारों के टूटे हुए हिस्से हैं, या जो टूल्स हैं उनका फिनिश्ड और सेमी फिनिश स्टेट मिले। जब एक जगह किसी नदी के किनारे या किसी जगह पर ऐसा बहुत बड़ा एक समुच्चय पुंज मिलता है, तो उसको इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है, फैक्ट्री साइट का नाम दिया जाता है। कई बार हमें कई जगह पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के फैक्ट्री साइट भी मिले हैं, यानी कि नदी के किनारे का वो हिस्सा जहाँ कि वो लोग आकर आज से हज़ारों साल पहले और कभी कभी लाखों साल पहले आकर उपकरण अपने बनाया करते थे, अपने टूल्स बनाया करते थे। तो इसको स्टडी करने के लिए जो एक प्रमुख तरीका है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के माध्यम से उन उपकरणों को प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना, और एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से उनके उपयोग विधि को समझना कि कैसे वो उपयोग करते होंगे। इस फील्ड में आर्कियोलॉजी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस फील्ड में पुरापाषाण काल या स्टोन एज में या आर्कियोलॉजिकली ऐसे भी दो प्रमुख विधियां प्रचलित हैं। एक को कहते हैं इवोल्यूशनिस्ट मेथड और दूसरे को कहते हैं डिफ्यूजनिस्ट मेथड। यानी तकनीक का विस्तार कैसे हुआ, तकनीक कैसे आया, तकनीकों का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में दो प्रमुख मत प्रचलित हैं। एक मत है कि हर तकनीक अपने अपने इलाके में अलग अलग ढंग से विकसित हुई, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस इलाके की तकनीक कहीं बाहर से ही आई हो। इसको कहते हैं विकासवादी सिद्धांत या इवोल्यूशनिस्ट थ्योरी। और जो दूसरा है उसको कहते हैं डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी, DIFFUSSIONIST, डिफ्यूजनिस्ट। इवोल्यूशनिस्ट EVOLUTIONIST, इवोल्यूशनिस्ट, इवोल्यूशन, इवोल्यूशनिस्ट। तो विकासवादी सिद्धांत के से भिन्न जो डिफ्यूजनिस्ट हैं, जो विसरणवादी हैं, उनको हिंदी में विसरणवादी कहते हैं, उनका कहना होता है कि तकनीकें मूल रूप से पहले कहीं एक जगह पैदा होती हैं और पैदा होने के बाद उस तकनीक का उपयोग दुनिया के दूसरे लोग भी करते हैं, इसलिए इसका विसरण होता है, प्रसार होता है। ये दोनों तकनीक, दोनों ही विधि जो है वो अपने अपने जगह पर सही हो सकती है, और ऐसा लगता है कि इन दोनों तरीकों का उपयोग तकनीकी के प्रसारण के लिए होता है। लोग अपनी तकनीक को विकसित भी करते हैं, लेकिन मौका पाते ही यदि कहीं वो बाहर से कोई तकनीक उनको मिल जाए तो उसको भी ग्रहण करते हैं। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि हमें यह देखना होता है, आप जब अध्ययन करेंगे पाषाण काल का, तो उस समय आप देखेंगे, आप पहचानने की कोशिश करेंगे
कि ये तकनीक यहाँ की खास विशिष्ट है या कहीं बाहर से आई हुई तकनीक है जिसकी समानता अन्य स्थलों से भी की जा सकती है। यह एक तरीका होता है इसमें विश्लेषण करने का। तो जब मेथोडोलॉजी की बात हम लोग करें तो एक तो हमने एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी दोनों के तत्वों को लेकर विश्लेषण करने की विधि के बारे में आपको बताया। दूसरी बात, जो दो मुख्य मत हैं इवोल्यूशनिस्ट और डिफ्यूजनिस्ट, उसके बारे में बताया। तो जो पाषाण काल का अध्ययन होता है उस अध्ययन में टूल टाइप्स और टेक्नोलॉजी, इसको स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जब भी पुरातत्व शास्त्री एक पुरापाषाण कालीन स्थल पर जाते हैं खोज के लिए या ज़रूरत पड़ने पर खुदाई के लिए, तो उनका मुख्य काम क्या होता है, वो टूल्स का जो वहाँ से पत्थर के औजार मिलते हैं उनको वो पहले जमा करते हैं। जमा करके उसके बाद उनको तकनीक के आधार पर, उनके जो शेप है उसके आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, टूल टाइप्स डिफाइन करते हैं। फिर उनकी टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। ये टेक्नोलॉजी किस चीज़ से बनी है, किस प्रकार इसके कौन सा टेक्निक इसमें उपयोग किया गया है, यह एक मुख्य काम होता है। फिर उसके आधार पर उनके कल्चरल ट्रेट्स बनाते हैं, उनकी सांस्कृतिक जो चिन्ह हैं, सांस्कृतिक जो विशिष्टताएं हैं, उनको स्थापित करते हैं और उसके आधार पर फिर उस कालखंड को नाम देते हैं कि ये किस कालखंड का, ये जो यहाँ सामान उपकरण मिले हैं ये किस काल के प्रतीक हैं। पुरापाषाण काल के प्रतीक हैं, मध्य पाषाण काल के प्रतीक हैं, नवपाषाण काल के प्रतीक हैं, या किस काल के प्रतीक हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम होता है इकोलॉजिकल बैकग्राउंड रिक्रिएट करना। जब भी किसी जगह पहाड़ों में, नदियों के किनारे पुरापाषाण कालीन जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं, तो उनको कोशिश की जाती है कि उनका इकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी क्रिएट किया जाए। आज तो हो सकता है कई जगह पहाड़ टूट गए हों, पेड़ कट गए हों, वन कट गए हों, जंगल समाप्त हो गए हों, लेकिन हम अब तक की उपलब्ध जानकारियों को लेकर वहाँ के इकोलॉजिकल बैकग्राउंड को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या यहाँ कहीं पास में नदी कोई बहा करती थी, क्या कोई यहाँ पर पहाड़ी थी, या क्या कोई नज़दीक से कोई रास्ता गुज़रता था, प्राचीन कालीन जो मार्ग था, कम्युनिकेशन रूट, संचार मार्ग, वो कोई था, क्या था। यह बहुत ख़ास चीज़ है कि इकोलॉजिकल बैकग्राउंड रिक्रिएट करते समय हम लोग वहाँ के जो व्यापक फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि जो जीव जंतु और वनस्पति हैं, उस पूरे का ध्यान रखते हैं और उसके पृष्ठभूमि में ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ क्यों रह रहे थे, कैसे रह रहे थे। उदाहरण के लिए एक बहुत ही रोचक ये बात कही जाती है कि जहाँ भी नदी और पहाड़ मिलते हैं, ऐसा कोई पॉइंट हो जहाँ की नदी भी बगल से गुजरती हो और विरल जंगल हो, जंगल कम घना हो, पत्थर का क्वालिटी यदि उस तरीके का हो जिससे कि औजार बनाए जा सकते हैं, वहाँ आप आसपास खोजेंगे तो ज़रूर कोई न कोई जगह आपको फैक्ट्री साइट मिलेगा। या इसको और दूसरे तरीके से, प्राचीन काल से ही ऐसी जो जगह होती थी वो धर्म से संबंधित हो जाती हैं, और इसीलिए डी.डी. कोसांबी ने ये रेखांकित किया है कि नदी और पहाड़ के नदी के किनारे, पहाड़ के आसपास यदि कोई देवी की या किसी देवता का स्थल है तो उसके आसपास यदि आप खोजें तो काफ़ी संभावना है आपको कि टूल मेकिंग साइट मिलेंगे। और ऐसे कई साइट्स हो सकते हैं जहाँ की जो कि अभी आप धार्मिक साइट के रूप में जानते हैं, जिसके आसपास पुरापाषाण काल के उपकरणों का मिलना काफ़ी संभव है। उदाहरण के लिए मैं एक दो नाम लेता हूँ।
जैसे कि पुणे का तो उदाहरण दिया ही है स्वयं डीडी कोसांबी ने। दिल्ली में यदि आप देखिए तो दिल्ली में जो कालका जी मंदिर है उसके ठीक बगल से एक ज़माने में नदी बहा करती थी, यमुना नदी बहा करती थी, जो कि अब सूख चुका है। और ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर कालका देवी का मंदिर है। और ये मंदिर इसलिए हो सकता है कि काफ़ी प्रागैतिहासिक काल से वहाँ मौजूद हो, जिसमें कई बार रूपांतरण आता रहा, लोग कई प्रकार से उसको बदलते रहे, और आखिरकार फिरोज शाह तुगलक के समय में इस मंदिर को एक बहुत बड़ा लैंड ग्रांट मिला, जिसके कारण कि मंदिर का ये जो मौजूदा स्वरूप है वो सामने आया। लेकिन ऐसा ही आप देख सकते हैं, जैसे कि मुंगेर में चंडी स्थान है, बिहार में जो मुंगेर है चंडी स्थान है, वह भी नदी के किनारे एक सूखी हुई नदी है। वैसे अब वो नदी इतनी प्रवाहित नदी नहीं है, लेकिन उसके किनारे गुफा है, और गुफा के अंदर देवी की मूर्ति है या देवी का विग्रह है। तो ये एक बहुत रोचक चीज़ हो सकता है जब भी आप कहीं घूमने जाइए और वहाँ आपको नदी, गुफा, पहाड़, रॉक्स का एक कोई संगम दिखाई दे, कोई पॉइंट, कटिंग पॉइंट दिखा दे, तो वहाँ आसपास आप खोजेंगे तो आपको पत्थर के औजार मिलने की संभावना काफ़ी है। दिल्ली में भी, जैसा कि आप जानते हैं, रिज के क्षेत्र में और जेएनयू के इलाके में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके के आसपास जो जंगल का इलाका है, उससे कई लोगों ने कई बार पत्थर के औजार खोज निकाले हैं। और ये ऐसा लगता है कि जो आरंभिक मानव था, आदिम मानव था, वह ऐसी जगह पसंद करता था जहाँ की पानी भी आसानी से उपलब्ध हो, जंगल में आसानी से कुछ न कुछ आखेट मिल जाए, और रहने के लिए सुरक्षित कोई केव या रॉक शेल्टर हो। तो रॉक शेल्टर के आसपास जो फैक्ट्री हैं, टूल फैक्ट्रीज़, जो प्रिमिटिव टूल फैक्ट्रीज़ कह सकते हैं, जो प्रागैतिहासिक साइट हैं, वो आपको मिल सकते हैं। तो इतिहासकारों का एक काम होता है कि टूल्स को आइडेंटिफाई करना, टूल्स को क्लासीफाई करना, उनके कल्चरल ट्रेट्स बनाना, उनका क्लासिफिकेशन करना, और उसके साथ साथ फिर उसको अपने पूरे पर्यावरणीय संदर्भ में वो जो औजारों की जो श्रेणियां हैं, तकनीकों का जो शैली है, जो उस समय की सांस्कृतिक विशिष्टताएं दिखाई देती हैं, उन सब को एक सामान्य पर्यावरणीय इकोलॉजिकल जो पृष्ठभूमि है उसमें उसको रखा जाता है, या उसको हम कह सकते हैं कि परिस्थितिकी जो है वहाँ की, उसमें उसको सेट किया जाता है। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण काम होता है जो पुरातत्व शास्त्री होते हैं उनका, कि वो क्रोनोमीटर एस्टैब्लिश करते हैं। जो ज़मीन का भूगर्भीय परत है उसकी तिथि के आधार पर, और कई अन्य तरीकों से, जैसे कि हमने माइक्रोवियर एनालिसिस की चर्चा की थी, और भी कई तकनीकी चर्चा की थी, जिससे कि पत्थर को यदि गर्म किया गया था तो कब पहली बार गर्म किया गया था उसका पता चलता है। इन सब तकनीकों के इस्तेमाल से तिथि निर्धारित करने की कोशिश की जाती है। यदि किसी तरह का जैविक अवशेष मिला है तो उस जैविक अवशेष को लेने की कोशिश की जाती है, उसको जांचने की कोशिश की जाती है। तो एक प्रकार से टूल टाइप्स, जो औजार हैं उनकी श्रेणी, फिर कल्चरल टाइप्स, फिर इकोलॉजिकल बैकग्राउंड, और क्रोनोमीटर यानी कि कालक्रम स्थापित करना, ये 3-4 काम होते हैं जो मूल रूप से जो पुरातत्व शास्त्री हैं वो करते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है कि उन रास्तों की पहचान करना, उन विधियों की पहचान करना, जिससे कि मनुष्य ने पहली बार अपने आसपास की दुनिया को आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बदलना शुरू किया। इसके कई प्रकार के फॉसिलाइज्ड एविडेंस मिलते हैं, कई प्रकार के जो फॉसिलीकृत, जो कि जम गए हैं, अब अपने उनका जो अश्मीकरण हो चुका है, जीवाश्म बन चुके हैं, उनको भी जमा करने की कोशिश की जाती है। तो
प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि मानव के उन प्राथमिक प्रयासों को पहचानना, उन प्राथमिक प्रयासों को दर्ज करना, जिससे कि उनके जीवन में रूपांतरण शुरू हुआ। कैसे वो धीरे धीरे खाद्य संग्राहक के रूप में मजबूत बनते चले गए, जहाँ दूसरी जो जैविक प्रजातियां हैं वो सिर्फ अपने नैसर्गिक गुणों का उपयोग करती हैं, वहीं पर मनुष्य ने पहली बार अपनी नाखून नहीं बल्कि नाखून के जगह पर पत्थर के नाखून बनाए, पत्थर के औजार बनाए और उनसे वो अपने लिए भोजन प्राप्त करने की कोशिश करता था। और यह एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मानव के इस प्रकृति के बीच में अपनी जगह बनाने की जो कहानी है और उस प्रक्रिया में प्रकृति को भी बदलने की जो कहानी है, उसे पुरातत्व शास्त्री व्यवस्थित करते हैं और उसी को हम लोग आर्कियोलॉजी का नाम देते हैं। फिर उसको इथनोग्राफिक जो पैरेलल्स हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, उससे मिला करके देखते हैं और एक बृहत्तर चित्र बनता है कि किस प्रकार अपने सबसे आरंभिक दिनों में मनुष्य ने पत्थर के विभिन्न प्रकार के औजार बनाए। उन औजारों के नाम यदि हम एक बार फिर से आपको दोहरा दें, जो कि बार बार आएगा, जैसे कि हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर चॉपिंग टूल्स, स्क्रैपर्स, पॉइंट, ब्यूरिन, बोरर, बाईफेस इत्यादि। मैं हिंदी में कहता हूँ हस्तकुठार, विदारणी, गणासा, खंडक, खुरचनी, वेदनी, तक्षणी, वेधक इत्यादि ये औजार हैं, इत्यादि श्रेणी के औजार हैं जो मोड 1, मोड 2, मोड 3 टूल्स के विभाजन के अंदर रखे जा सकते हैं। पेबल टूल्स और फ्लेक टूल्स के विभाजन के अंदर रखे जा सकते हैं। ये उपकरण हैं वो पहली बार प्रकृति में मनुष्य के कृत्रिम साधनों से अपनी जगह बनाने की कहानी बताते हैं। बस आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पैलियोलिथिक साइट्स डेवलप हुए हैं और उन पैलियोलिथिक साइट्स में कहाँ क्या किस तरह प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।